यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे बीच कई ऐसी कहानियां हैं या हम आपको कई ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो भी आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने अभी क्लियर किया है, आपके लिए आने वाले फ्यूचर में उससे मदद हो। तो आज के रंगरूट के सेशन में हमारे साथ हैं शिवांगी गोयल, जो हमें बताएंगी कि उनके इस पूरे सफ़र में क्या क्या परेशानियां आई, कैसे उन्होंने ये सब क्लियर किया। तो शिवांगी, सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शिवांगी, जैसे अभी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक विमेन हैं, आपने खुद देखा कि आज जो टॉप 3 में हैं लड़कियों ने बाजी मारी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे कैसा लग रहा है आपको? इट्स वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि women आर कमिंग अप इन ऑल एरियाज। जो एंड ओवर द ईयर्स ये अब काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है, एंड स्पेशली 3 बैक टू बैक 1 2 3 आर women। इट्स वेरी पॉजिटिव एंड ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल एक स्प्रेड करेगा सोसाइटी में भी, सो इट्स वेरी गुड साइन। तो शिवांगी, जब भी हम यूपीएससी के बारे में बोलते हैं, कोई आसान कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है। इसके लिए कहा भी जाता है कि 18-18 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो और एक पूरा किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। तो क्या वाकई में हमें इसी लगन के साथ इतने ही घंटे देने पड़ते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और शॉर्ट्स तरीके हैं कि हम अच्छे से तैयारी भी कर सकें और हम थोड़ा फ्री माइंडेड भी रहें? यस, सो यस, यूपीएससी एक डिमांडिंग कंपटीशन है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप 20 आवर्स, क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप ऑन एन एवरेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि प्रैक्टिकल होके चलिए, रियलिस्टिक होके चलिए, क्योंकि 20 आवर्स तो इम्पॉसिबल है, जेन्युइनली इम्पॉसिबल है एक किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो एवरेज पे जब थोड़े एग्ज़ाम्स दूर होते हैं तो आप ट्राई कीजिए 9 to 8 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी हो। उसके साथ आप अपने आप को पीसफुल रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए आप अपनी छोटी छोटी हॉबीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगी। मैं अपने लिए पर्सनली योगा इंक्लूड करती थी। एंड जब एग्ज़ाम्स पास में आता है तब ऑफ कोर्स आप इसे थोड़ा सा 8-9 आवर्स को लेके थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल एग्ज़ाम्स पास में है एंड यूपीएससी इज़ अ टफ एग्ज़ाम। तो आप थोड़ा 12-13-14 आवर्स तक भी लेके चले जाते हैं। इसमें भी मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करते करते 15 के ऊपर नहीं जा पाई थी। सो यस, तो रियलिस्टिक होके चलिए। तो शिवांगी, ये आपका पहला अटेम्प्ट था या आप इससे पहले भी अटेम्प्ट ट्राई कर चुकी हैं? ओके, मेरी यूपीएससी की जर्नी एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने शादी से पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई दिस देयर वाज अ ब्रेक। सो मैंने दोबारा आके व्हेन आई रिटर्न्ड, तो आई हैव दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट नाउ। सो दिस इज़ माय, तो टोटल में इट्स माय 5 अटेम्प्ट्स, 5th अटेम्प्ट था ये मेरा। तो शिवांगी, जब हम देखते हैं कि लाइफ में हमारी तमाम दिक्कतें होती हैं, उसके बाद एक एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, जैसे आपने बताया, फिर तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं करती हूँ, मतलब बहुत हो गया? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ में, मैं सीरियसली बोलूँ, अगर मेरा फ़ोन खो जाए या ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना, अब नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दूँ। तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? ये मुझे बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है। बहुत बार ऐसी फीलिंग आई है गिव अप करने की, बट देन आप अपने आप को सराउंड कीजिए पॉजिटिव लोगों से। उसमें आप पॉजिटिव फ्रेंड्स, पेरेंट्स आपके, टीचर्स आपकी, जो आपको 100% जो आपके वेल विशर हैं। तो कभी कभी कहीं तो आप ही खुद कह देंगे नहीं, आई विल कम अप। कभी कभी बहुत ही सीरियस थोड़ा सेटबैक आ जाता है, तब ये जो आपके इम्पॉर्टेंट आपका इनर सर्कल है, दे विल हेल्प यू ओवरकम दिस जो सेटबैक्स होते हैं ना, कि अब नहीं हो पा रहा है, बस बहुत हो गया। तो हमारे को वो ड्रीम से पीछे ले जाते हैं हमारे कहीं ना कहीं। पर लेकिन आपके पेट जब ये फ्रेंड्स आपको रीमोटिवेट करते हैं, तो यू कैन ओवरकम, यू कैन डिफीट दीज टेंडेंसीज। ये डेफिनेटली आएंगी, इनको सीखना होगा कि हम बीट कैसे कर सकते हैं। तो शिवांगी, जब भी हम देखते हैं कि हर साल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी हार्ड हार्ड और हार्ड होता जा रहा है, प्रीलिम्स हार्ड हो रहे हैं, इंटरव्यू को लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर है। सबसे पहले जो हम सबसे ज़रूरी कहते हैं आंसर राइटिंग, तो उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी की? ओके, आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इनफैक्ट ये रियलाइज़ किया कि जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम कंटेंट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, कंटेंट बिल्डिंग पे, उतना ही आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्क्स उस शीट के लिए मिलते हैं जो एग्जामिनर देखता है। ये नहीं कि आपने कितने आवर्स दिए थे, आपने कितना स्टडी किया था, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो आप अपने आंसर को
कितना रिच कंटेंट लिख रहे हैं, कितना अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये सीखना पड़ता है। आप ये मत प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बुक्स भी पढ़ ली हैं तो इसे ये मत समझिए कि आपको एक अच्छा आंसर भी लिखना आता है। आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ। ये लिटरली दो इसका बेस कंटेंट है, आपकी नॉलेज है, पर लेकिन इसके साथ साथ आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मेरी ये बहुत ख़राब थी, जैसे लाइक मैं हमेशा ही वर्ड लिमिट को एंड इसमें तो स्पेस कंस्ट्रेंट भी होता है, यूपीएससी की प्रॉपर शीट होती है, उसके बियॉन्ड आप नहीं लिख सकते। मैं दोनों ही चीज़ों को एक्सटेंड करती थी, मैं वर्ड्स भी ज़्यादा लिखती थी एंड मैं स्पेस भी ज़्यादा लेती थी। बिकॉज ऑफ इस रीज़न की वजह से मेरे 2-3 लास्ट के क्वेश्चंस रह जाते थे। तो ये एक डेडली फैक्टर होता है जो किसी भी स्टूडेंट को आउट कर देगा रेस से। तो आंसर राइटिंग को मैंने बहुत ही मेहनत लगा के, बहुत ही पेशेंटली अपनी मिस्टेक्स कर करके सीखा है। तब मुझे समझ में आया कि मुझे टाइम बाउंड तरीके, स्पेस बाउंड तरीके से एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो शिवांगी, हम ये भी देखते हैं कि प्रीलिम्स भी अनएक्सपेक्टेड होता है, हम नहीं उम्मीद कर सकते कि कैसा आएगा। तो आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का हमें नहीं पता होता है। हम पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं दिन में, 200 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, या फिर उसके बाद भी अगर उससे हट के सवाल आ गया, तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? हाँ, यस, ये अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। पर एक थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क भी है जो आपको हमें मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, नॉट लाइक जस्ट पास्ट 5 ईयर्स, नहीं, मे बी लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के आप लीजिए, मार्केट में दे आर ईजिली अवेलेबल। तो आप उनकी समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि नॉलेज इज़ एंडलेस। अगर हम रियलाइज़ करने बैठे तो नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है एंड सोर्सेज का भी कोई एंड नहीं है, हम कितना भी मटेरियल ले सकते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम को फोकस रखिए कि एग्ज़ाम क्या चाह रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं, कम से कम मैंने उसे 20-30 बार पढ़ लिया था, उसे एनालाइज करने के लिए कि ट्रेंड क्या है। एंड देन फिर जब मैं ओवर द टाइम उसे रिपीट करके रिपीटेटिवली, कभी मैं थीम्स के तरीके से पढ़ती थी, कभी मैं पूरा पेपर पढ़ती थी, कभी मैं केवल हिस्ट्री लाइक दिस एज ए थीम्स पे पढ़ती थी। मैंने रियलाइज़ किया येस देयर इज़ अ ब्रॉड थीम, कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं है एंड प्रीवियस ईयर को आप सबसे बड़ा गाइड समझिए एंड येस इस तरीके से कीजिए, तो आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड प्रीलिम्स एंड क्लियर इट। शिवांगी, हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हार्ड हो रहा है तो हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था और उसके पीछे की जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो क्या रही? ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने मेंस के लिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था एंड सोशियोलॉजी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस को क्लियर करवाने के लिए। तो मैं फर्स्टली मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से समझूं एंड एक हर ऑप्शनल की एक पर्टिकुलर टर्मोलॉजी होती है, उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड थिंकर्स होते हैं जो एक सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं। तो मेरा बहुत फोकस रहता था कि मैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करूं, कि मेरे माइंड में उनकी जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक है, मैं उनको उनकी इनफैक्ट उनकी बहुत माइनर चीज़ें कि थिंकर्स की स्पेलिंग्स समटाइम्स दे यूज्ड टू बी बहुत सिमिलर होती हैं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान देती थी एंड बेस समझने की कोशिश करती थी। उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखती थी एंड उन्हें प्रैक्टिस करती थी। अलॉन्ग विद दिस येस मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज़ भी ली थी जिसने मुझे वैल्यू एडिशन में बहुत हेल्प करी थी। शिवांगी, इंटरव्यू को लेके हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं, किस तरीके का इंटरव्यू होता है? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने जाती हूं तो मैं डर जाती हूं पैनल देख के। तो वहाँ पे तो इतना ब्रॉड पैनल होता है और हम वो दुनिया में कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी सवाल हो सकते हैं। तो जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? येस, एक परसेप्शन मेरे स्टार्टिंग में भी थी, दे कैन आस्क एनीथिंग एंड कितना डर होगा। पर मैंने जैसे तैयारी करी एंड मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे, तो आई रियलाइज्ड कि एक हेल्दी कॉन्वर्जेसन होती है एंड क्योंकि हम इंटरव्यू स्टेज पे तब पहुंचते हैं आफ्टर क्लियरिंग मेंस एंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो हमें बहुत कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी एक रोल होता है यहाँ पे, कि खुद पे विश्वास रखा कि नहीं मैंने बहुत पढ़ा है, मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैंने एक्चुअली में पढ़ा है एंड आई नो दिस। तो उस स्टेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव सेल्फ बिलीफ। सेकेंडली उसी चीज़ को एक
ओरल कम्युनिकेशन के लिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज करना, साथ साथ इन दिस रीडिंग मल्टी डायमेंशनल न्यूज़पेपर्स। मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे आई रिमेंबर आई रेड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स वेरी थॉरली, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। एंड जो मेरा एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू भी था उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंटरव्यू वॉज करंट अफेयर्स बेस्ड। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इंटरव्यू के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। डैफ पे आपको तैयारी करनी पड़ती है। डैफ इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच हम यूपीएससी को प्रोवाइड करते हैं अपनी डिटेल्स। आपको उसमें थारोली प्रिपेयर होना है एंड प्लस योर करंट अफेयर्स। ये 2 आप चीज़ें कीजिए, यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। शिवांगी, एक चीज़ होती है जैसे आपने शुरुआत में बताया कि शादी हुई, लेकिन मैं देखती हूँ अगर एज अ लड़की तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे उम्र होती है तो घर वालों का प्रेशर भी होता है कि शादी करनी है। तो जब आप देखती हैं लड़कियों को कि बहुत सारी लड़कियों के मन में होता है कि यार उम्र बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ेंगी, तो कैसे क्या मतलब वो सपने देखने छोड़ देती, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, मैं कहूँगी कि फर्स्टली गर्ल्स को भी ड्रीम करना अच्छे से आना चाहिए कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। एंड एज बड़ी हो रही है तो हम एक्सपीरियंस में भी ग्रो कर रहे हैं। एंड करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट फॉर अ बॉय और फॉर अ गर्ल। एंड और मैं ये भी नहीं कह सकती कि कुछ लड़कियां में भी हो सकते हैं, पर लेकिन गर्ल्स टुडे आर इक्वली एम्बिशियस। दे वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड दे वर्क रियली हार्ड टू फुलफिल देम एंड दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो आप अपने ही पीयर से इंस्पिरेशन लीजिए। दे आर इन ऑल द फील्ड्स, स्पोर्ट्स में लीजिए, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीजिए, आप एविएशन सेक्टर, एनी सेक्टर, हर फील्ड में गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। सो अपने रोल मॉडल्स बनाइए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए एंड हैव बिग ड्रीम्स। आपका रोल मॉडल क्या था मतलब यूपीएससी क्रैक करने के पीछे? ओके, मैं एक्चुअली जब आई थी, एक मैम अनु कुमारी मैम है, उन्होंने विद अ चाइल्ड, उन्होंने शी गॉट रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2 एंड शी इज़ फ्रॉम हरियाणा। सो मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी एंड इसलिए भी क्योंकि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सोशोलॉजी था मेरे वाला। मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली थी एंड मुझे लगा इफ़ मैम कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो येस, समवेयर शी वॉज माई रोल मॉडल एंड शी इज़ माई रोल मॉडल स्टिल। एंड सो येस, अपने रोल मॉडल खुद ढूंढिए एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। मैं कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला मुझे, अभी इनफैक्ट अब मिलेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट हर। बट येस, आप खुद ढूंढिए एंड इंटरनेट पे अब तो यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज थ्रू विच यू कैन गेट इंस्पायर्ड। तो शिवांगी, जब रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपकी बेटी का क्या रिएक्शन था? ओके, एंड फर्स्टली मेरे मम्मी पापा तो हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे एंड माई चाइल्ड, शी वॉज वेरी हैप्पी। ओके, अच्छा मम्मी का पास हो गया, मम्मी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो शी वॉज जंपिंग एंड डांसिंग, तो वो तो उछल रही थी। तो दैट वॉज द रिएक्शन। अभी बहुत सारे अ, मतलब जितनी भी सीट्स हैं, जिन लोगों ने क्लियर किया है, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम कई सालों से, क्योंकि ये कोई आसान एग्ज़ाम तो है नहीं, हम सालों की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सोशल मीडिया तमाम चीज़ें छोड़ते हैं, तो उन लोगों को आप क्या उन्हें हिम्मत हार जाना चाहिए या वो लगातार ट्राई करते रहें? मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट, बिकॉज जो भी बच्चा इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचता है, इट मीन्स कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, डेडिकेटेडली एंड सिंसियरली किया है। एंड मैं किसी भी तरीके से नहीं कह सकती कि मैं उनसे बेटर थी या वो कहीं कहीं लैक कर रहे थे। नो, मेरे को लगता है हम इक्वली अच्छे थे, बट इट्स थोड़ा सा एक्स फैक्टर, मे बी गॉड्स ब्लेसिंग। तो इट्स नॉट ईजी विथ फॉर देम, पर थोड़ा टाइम लगता है इसको सिंक इन होने में। एंड बट येस, पर लूज़र वाली फीलिंग कहीं नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू स्टेज इज इटसेल्फ अ सक्सेस। दो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, पर लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू है कि आपने बहुत मेहनत करी है, एक सक्सेस ही है कि आप इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुँचे हैं। शिवांगी, एक हमारे अंदर ना एक ये भी चीज़ है कि भाई जब हम इतने हार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों की तैयारी, तो हम सोशल मीडिया और इन सब से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। क्या आपने भी ये सोशल मीडिया, फ़ोन, लोगों से मिलना, ये सब छोड़ दिया था? एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ
एंड मैं अपने बच्चे का भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखती थी, जब जैसे बीमार वगैरह हो जाता था, पूरा नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये मेरी नेसेसिटी भी थी कि मैं सोशल मीडिया एंड थोड़ा सा फ़ोन से एंड सोशल मीटिंग से थोड़ा डिस्कनेक्ट हूँ। कंप्लीटली कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो हमेशा टच रहता था। पर हाँ, जहाँ पे भी मैं अपना टाइम सेव कर सकती थी एंड उसे प्रोडक्टिवली अपनी स्टडी में लगा सकती थी, तो मैं ये करने की कोशिश डेफिनेटली करती हम थी। आजकल देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हमें न्यूज़पेपर से जल्दी अपडेट हमें फ़ोन पे मिल जाती हैं। तो जब आप सोशल मीडिया से कटी हुई थी या तमाम चीज़ों से, तो आप अपडेट कैसे रखती थी? मैं स्टडीज़ के लिए तो न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी। मेरे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई तो मैं डेफिनेटली पढ़ती थी। तो मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी। यस मैम। थैंक यू शिवांगी लल्लन टॉप से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ ये थी शिवांगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ।